फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो हम श्रृंखला लेकर आए हैं वो हमारी 10 है, यानी भाग 10 को लेकर आए हैं। वही सामाजिक अध्ययन और शिक्षक भर्ती परीक्षा, यानी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आपकी 17-10 को है। वही टारगेट, वही डे है, यानी हमें क्या करना है, इसमें 100+ करना है। क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वो 150 नंबर का है तो उसमें आपको 100+ करना ही करना पड़ता है। क्योंकि जिन विद्यार्थियों के टीजीटी पीजीटी में 100+ थे तो उनके लिए क्या था, वो अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ तक उनकी सीट निश्चित हो गई पेपर देने के दिन ही। तो चलिए यहाँ पे भी यही टारगेट आप लेके चलेंगे कि 100+ करना है। तो आज हमने कुछ पैटर्न को चेंज किया है, तो उसी के उस पर देखते हैं कि क्या है क्वेश्चनों को, क्योंकि हारा वही है जो आपका लड़ा नहीं है। तो 10वीं यूनिट की बात करें, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरी 3200 यूनिटों को कवर करना है। इसमें 10वीं यूनिट आज हम देख रहे हैं। जल्दी जल्दी यूनिटों को, यानी हम बृहस्पतिवार तक यानी थर्सडे तक सारी यूनिटें यानी 32 यूनिटों को कवर कर लेंगे। फ्राइडे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों पे बात होगी, और सैटरडे जो रहेगा केवल और केवल एक रिवीजन रहेगा, वो भी लाइटली, यानी ऐसे क्वेश्चनों का जिनका क्या रहेगा, आने की प्रबल संभावना रहेगी, यानी करंट के क्वेश्चनों का रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की जो 10 यूनिट है उसका नाम क्या है। वो है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना। यानी आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री की यूनिट स्टार्ट हो रही है। इससे क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं, और ज़्यादातर है क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के भाग से बनते हैं तो वो हमारा आधुनिक भारत से है। तो चलिए इसमें पहला ही क्वेश्चन है, ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इस पीडीएफ की बात करें तो इसमें विशेषता ये है कि आपको विद आंसर मिलेगी, तथा इसमें सब कुछ डिटेल में है। तो आपको केवल और केवल एक रिवीजन करना है। इन नाविकों, यानी जो नाव से चलते हैं, इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार कर दिया था। यानी वो पूरब की पश्चिम की ओर उसने प्रस्थान किया था। दो चीज़ आपको याद रखनी है, और अटलांटिक महासागर को पार किया था तो वो था कोलंबस, जिसने भारत की खोज करने निकला था, मगर अमेरिका की खोज कर दी थी। अगर भारत की खोज की बात करें तो वास्को डी गामा ने की थी भारत की खोज। आपको याद ऐसे रखना है कि बीबी मांगे एसी, यानी बीबी, ठीक है, मांगे एसी यानी एसी। तो यहाँ पे बी से भारत, तो बी से वास्को डी गामा, ए से आपका अमेरिका, और सी से आपका कोलंबस। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। जो खोज करने कहाँ की निकला था? भारत की करने निकला था। ठीक है, ये नाविक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद आपकी कैल्को के नाम से जानी जाती है, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। कैल्को के नाम से जानी जाती है, जिसे क्या था, भारत से पुर्तगाल ले गए थे। और सबसे पहले आने वाले भी भारत में व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। तो वह हमारा सूती कपड़ा, इसको ही हम कैल्को कहते हैं। क्योंकि ये कहाँ से जाता था? ये जाता था आपके कालीकट की मार्ग से, इसलिए इसका वहाँ से शब्द निकला है कैल्को। कालीकट से निकले शब्द को कैल्को कहने लगे थे। और ये कालीकट कहाँ पे? केरल के तट पर है, याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट का डेरा डाला। वहाँ से ही मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेकर गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, मार्को पोलो कौन था? और आपको बता दें कि इसकी लोकप्रियता के कारण इस पर पाबंदी लगाने के लिए कैल्को अधिनियम भी पारित किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कैल्को अधिनियम संबंधित है तो सूती कपड़ों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्को पोलो कौन था? तो वो था अन्वेषक, यानी खोजकर्ता, जो इटली का यात्री था, याद रखना है, जो 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत में आया था। मुगल शासन काल में भारत में व्यापार करने के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो आपको बता दें, पहले थे आपके पुर्तगाली, ठीक है, फिर डच, फिर अंग्रेजी, फिर आपका डेनिश, और फिर आपके फ्रांसीसी। इस तरह से क्रम बनता है। 5 थे जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। तो आप बस ये क्रम ना भूलिएगा। पहला कौन था? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, और फिर फ्रांसीसी। अंग्रेजों को बीच में रखना है, तो 2 इधर और 2 इधर, यानी पुर्तगाली PDADF, ठीक है, तो आपको याद रखना है।
कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको ट्रेवल से याद रखना है, ट्रेवर नियर। ठीक है, किसने सबसे ज़्यादा ट्रेवल किया? तो ट्रेवर नियर ने। नेक्स्ट चलते हैं, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह कौन सा है? तो हम सबको पता है वो हमारा पांडुचेरी है। अरविंद आश्रम की बात करें तो आश्रम को ओरोविले आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो अरविंद आश्रम है उसको आश्रम ओरोविले आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और पांडुचेरी पूर्व में फ्रांसीसियों का क्या था? उपनिवेश था। याद रखिएगा, भारत में सबसे एंड में जाने वाला कौन था? तो वो थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों का उपनिवेश कौन था? तो वो याद रखना आपका पांडुचेरी, क्योंकि यहाँ पे दिया है फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं जो किससे संबंधित हैं? आपके 18 और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। पहला कहता है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। दूसरा कहता है बी कह रहा है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों के यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र होगा। तो यहाँ पे ये दोनों ही कथन हैं जो आपको बताने हैं कि ये किसके संबंध में है, वो हमारा 1818 और 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या था? आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे रहेगा हमारा ए गलत है किंतु बी सही है। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह से दिखाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि भाषाई आधार पर आपको पता है भारत में राज्य बन भी चुके हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी दूसरे देश के दबदबे से। ठीक है, जिस तरह क्या है आपका डायगन है आपका चीन, और चीन से भी ज़्यादा जिसका दबदबा चलता है तो वो हमारी क्या है? अमेरिका। तो इस तरह से समझिए कि अमेरिका किसी दूसरे देश पर क्या करे? अपना दबदबा दिखाए, यानी उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति में बदलाव आते हैं, उसके प्रेशर से, तो वो हो जाएगा आपका उपनिवेशीकरण। अब वो सॉरी आपका वो हो जाएगा आपका औपनिवेशीकरण। ठीक है, राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर को सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? तो बुनकर और सौदागर के बीच व्यापार का जो रूप रहेगा वो रहेगा पी, यानी यहाँ पे क्या है? बी रहेगा राइट आंसर, क्योंकि सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। ठीक है, सौदागर के लिए क्या होता था? सूत की आपूर्ति जो है वो भी बुनकर के लिए की जाती थी और तैयार कपड़ा भी क्या था? कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। यानी यहाँ बुनकर को ना ही आपका सूत के लिए कपड़ा मतलब सूत के लिए पैसा देना था, ना ही बुने कपड़े के लिए पैसा लेना था। इस तरह से आप इसे समझें। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 9 का वो बी रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर जिसको टेलीग्राम चैनल की लिंक ना मिले तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकता है, तो उसे तुरंत बताई जाएगी, क्योंकि ये पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ से अब हमने क्या करा है कि कम समय है और आपका अच्छा रिवीजन हो सके, तो यहाँ पे जो पीडीएफ है उसका हमने क्या करा कि थोड़ा सा चेंज कर दिया है। भारत में 1772 में स्थापित की गई आपकी दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी आपको बताना क्या है कि 1772 में जो दीवानी अदालत थी उसमें क्या होता था? ये एक फौजदार अदालत थी। आप सबको जानते हैं कि ये क्या है? दीवानी अदालत है। तो यहाँ पे क्या है? यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय 1772 में जो कुछ था वो यूरोपीय थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, यानी ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन भी है। ये है महामलबाड़ी। ठीक है, मालबाड़ी और
वाणी राज्य व्यवस्था प्रणाली के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें केवल सही कोटेशन को छांटना है। पेपर में ये अवश्य देख लें कि सही पूछ रहा है या गलत। तो मालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी दोनों ही बहुत फेमस व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे जो मालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव से संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था। ठीक है, इसमें क्या था, एक इंसान को चुन लिया, यानी गांव के मुखिया को चुन लिया, वो पूरे गांव का टैक्स क्या देगा, कंपनी को देगा। और दूसरा कह रहा है कि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ठीक है, रैयतवाड़ी में क्या होता था, जो टैक्स देने वाला उससे हम डायरेक्ट मिलते थे। ठीक है, यानी उससे हम डायरेक्ट टैक्स लेते थे। रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था कि यार 10 का दे दो, वो कहेगा 8 का दे दो। तो ये क्या था, समझौता था। तो चलो ना तुम्हारा रहा ना हमारा, 9 का दे दो, 9% टैक्स दे दो। तो इस तरह से ये हो गया एक समझौता। तो समझौता कहाँ होता था, कंपनी और सीधे किसानों के बीच में, रैयतवाड़ी में। जहाँ कंपनी और किसान सीधे मिलेंगे वो था रैयतवाड़ी। ठीक है, और जहाँ कंपनी और मुखिया सीधे मिलेगा वो था आपका मालवाड़ी, मालवाड़ी। इसे समझिए महान, यानी बड़े लोगों का मिलना। ठीक है, तो मुखिया जो होता था गांव का बुजुर्ग भी होता था और गांव का सबसे मतलब सबसे सम्मानित व्यक्ति भी होता था, तथा गांव के लोग उसकी बात भी मानते थे, तो महान होता था। इस तरह से समझिए, जहाँ महान कंपनी से मिलेगा वो होगी मालवाड़ी, मालवाड़ी। और जहाँ डायरेक्टली कंपनी किसानों से मिलेगी वो होगी हमारी रैयतवाड़ी, यानी रेत में मिल जाना, यानी निम्न स्तर पर आ जाना। ठीक है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं या याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इतना इसका डिटेल है। हम क्या करेंगे कि इसको आपके टेलीग्राम पे डाल देंगे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग के कितने % पर लागू थी, तो आपको याद रखना है 51% पर लागू थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो आपको बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो वो था अकबर। क्यों था? क्योंकि अकबर का शासनकाल है 1605 पे ख़त्म। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई है? 1600 में। आप सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई है, वो हमारी आई है 1600 में। तो यानी 1605 तक अकबर का ही शासन रहा है, यानी 1556 से 1605 तक अकबर ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा वो अकबर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री आरंभ हुई थी। तो अंग्रेजी फैक्ट्री सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? सूरत में। निम्न में से कौन सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो आपका सही सुमेलित जो युग्म नहीं है आपका, वो था रिपन रॉलेट एक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि सही सुमेलित क्या क्या है। तो यहाँ पे कार्नवालिस आपका स्थायी बंदोबस्त, और विलियम बेंटिंग का क्या है, सती प्रथा उन्मूलन करा था इनके समय पे। और आपका है लिटन का क्या था, आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है, या ये अखबार से संबंधित है, याद रखिएगा। आपका चैम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। ठीक है, चैम्सफोर्ड के समय में क्या आया था? रॉलेट एक्ट। जबकि रिपन के समय में क्या आया था? तो रिपन किससे संबंधित है? वह है आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना। ठीक है, स्थानीय जो स्वशासन है वो आपके रिपन से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो वो समझौता था स्थायी समझौता। क्योंकि यहाँ पे स्थायी समझौता कब हुआ है? तो वो 1700 आपका 93 में स्थायी समझौता हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? देखो, अभी बहुत अच्छे से हमने समझा था कि क्या था, कि कौन सा राजस्व पूछा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत, यहाँ पे वही पूछ लिया, टैक्स अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया पे सौंपी गई थी। तो हमने पढ़ा था गांव का मुखिया कौन होगा? महान। ठीक है, क्योंकि उसकी बात सब मानते हैं तो वो हो जाएगा महान। तो महान से हो जाएगा आपका मालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखे थे। और यहाँ पे ही ये हो जाता कि कंपनी सीधे किसानों से मिलेगी और क्या करेगी, समझौते के तहत टैक्स वसूलेगी। तो वो हो जाता रैयतवाड़ी, क्योंकि रैयत में मिल जाना, यानी नीचे स्तर पर आ जाना। तो कंपनी सीधे किसानों से मिलकर
समझौते के तहत टैक्स वसूलेगी, वो था रैयत बाड़ी, क्योंकि सीधे किसानों से मिलना यानी कंपनी का रेत में मिल जाना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, छोटे स्तर से जुड़ना। केवल याद रखने के लिए हमने ये ट्रिक बनाई है, इसमें ना ही कोई छोटा स्तर है ना कोई बड़ा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है कि कौन सा टैक्स है या किस तरह का टैक्स है। ठीक है, तो अगर बात करें हाँ, तो ये क्या है, हॉल्ट मैकेजी के द्वारा आपका 1822 ईस्वी में मालवाड़ी प्रथा का प्रतिपादन किया गया। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे एक जो है वो सुमेलित होगा, तो निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो आपका सुमेलित है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बाद बाकियों का क्या संबंध है और किससे संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है कॉर्नवालिस को देखें तो स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी या इस आपका स्तंभदारी व्यवस्था है, जमींदारी का दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा। अगर विलियम बेंटिंग की बात करें तो ये सती प्रथा का अंत है। कैनिंग की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था, प्रथम वायसराय था कैनिंग। अगर डलहौजी की बात करें तो विलय नीति दी थी। बेलेजली की बात करें तो सहायक संधि की प्रणाली दी थी। नेक्स्ट चलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया था। तो वो व्यवस्था थी आपकी स्तंभ रारी अवस्था। ठीक है, स्तंभ याद रखिएगा, रारी अवस्था। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कॉर्नवालिस की। ठीक है, राजस्व बंदोबस्त, ठीक है, याद रखिएगा। इसे हम इस तरह से जोड़ सकते हैं कि यहाँ पे माँ तो कहीं आया ही नहीं, तो इसको हम किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो याद रखिए ना, बंदोबस्त तो बस्त। ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। इस्त में क्या आ रहा है आपका, सा और ता आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, कृषि के क्षेत्र में तीन कटिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीन कटिया, क्योंकि इसी से ही बहुत बड़ा क्या हुआ, आंदोलन चालू, बिहार। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जबरदस्ती किसानों से क्या था, तीन कटिया यानी नील की खेती कराई जाती थी और उन पर टैक्स भी वसूला जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के समय बिहार में किसानों को अपनी भूमि के 1 बीघे जमीन में से 3 आपके कट्ठे भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 3 कटिया का मतलब ये था कि 3 हिस्सों पर करिए, अगर एक है तो अनिवार्य था। यह व्यवस्था के विरोध में क्या हुआ, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया। यानी 3 कटिया खेती में ये था कि क्या छान को अनाज ना हो, पर आपको नील खेती क्या करना है, तीन गट्ठे भूमि पर करनी है। तो यहाँ पे इसीलिए गांधी जी ने क्या करा था, 1917 में आपका बिहार में चंपारण सत्याग्रह चलाया था। गांधी जी भारत कब आए थे, तो आप हमें बताएंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से आए थे, या गांधी जी जब भारत आए थे तो कौन सा डे हम मनाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के लिए आपके पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारतीय वन अधिनियम का पारित किया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय वन अधिनियम आपका पारित किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा है आपका 1865। ठीक है, यानी 1865 में ये पारित किया गया भारतीय वन अधिनियम। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने पारित किया आदिवासी पेड़ों की कटाई के लिए। 3.1 है इसमें। 1800 आपके 65 में क्या अधिनियम है, भारतीय वन अधिनियम। सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जबकि 1870 के दशक आपका घटकर कितना रह गया, तो 30 का 13। ठीक है, इसमें भी 3 है तो 30 का 13% रह गया, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया, तो वो था हमारा वारेन हेस्टिंग। इस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था और बाद में इसको आरोप से मुक्त भी कर दिया गया था। बिदरी क्या था, तो आपका जो बिदरी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या था, बीदर के दस्तकारों द्वारा
बिदरी यानी एक जगह थी, तो वहाँ वीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ का काम था। यानी जड़ी का जो काम होता है जो तांबे और चांदी से ही किया जाता, वो काम था बीदर। बीदर के ही लोग करते थे, इसलिए बीदर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे आपकी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा एक आधार बेस स्थापित करने के लिए, यहाँ के लिए जहाँ से फैक्ट्री अपना काम चला सके, ठीक है, स्थापित की थी। तो राइट आंसर जो 24 का रहेगा वो रहेगा बी, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहाँ से फैक्ट्री क्या करे, अपना काम चला सके। बस आपको याद रखना है। हुगली नदी पर क्या था, एक मतलब बेस में तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि फैक्ट्री अपना काम चला सके। ये केवल आधार था जिस पर क्या था, केवल केवल कंपनी का काम चल सके। नेक्स्ट चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डॉट डॉट के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो राइट आंसर जो रहेगा वह भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने, ठीक है। हाँ, इसमें पूछ रहा है दीवानी राजस्व का, तो भारत में सूती और रेशमी कपड़े को खरीदने में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डॉट डॉट के लिए कैल्को अधिनियम पारित किया। तो आप सबको अभी हम पढ़ चुके हैं कि किसके लिए कैल्को अधिनियम पारित किया, तो वो है हमारा इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों के छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए, ठीक है। इसके लिए कैल्को अधिनियम पारित किया गया। दस्तक शब्द से क्या अभिप्राय है, तो ये हमारा शुल्क मुक्त व्यापार है जिसे हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया था। किस प्रांत में रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली को लागू किया गया, तो वो प्रांत था मद्रास, ठीक है। रैयतवाड़ी का मतलब था, आपका याद रखिएगा, सीधे कंपनी का क्या था, किसानों से मिलना, सीधा संबंध था। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भारत का पूछा गया है, जबकि भारत के अगर पूछे जाए तो आपका यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है कि क्या है गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक संसरी नज़र से पूरा कवर कर लेना है। भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया, तो वो प्रथा थी भू राजस्व संग्रह की प्रथा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो आप सबको पता है कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं, तो वो हमारे हैं अंग्रेजी शिक्षा से। इनका क्या देह था, यानी क्या उद्देश्य था, तो शरीर से तो हमें भारतीय प्राप्त हो, ठीक है, मगर दिमाग से क्या हो, वो अंग्रेजी हो। तो इन्होंने ही इस पद्धति के द्वारा क्लर्क पैदा किए, जिसको क्या कहते हैं, मैकाले मिनट कहते हैं इनके दस्तावेज को। इनकी जो कोटेशन है वो इस तरह से है, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हमें ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे जो तन से तो क्या होंगे, तन से तो भारतीय होगा परंतु मन से अंग्रेज हो जाएगा। तो ये कोटेशन है। इसे छलनीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये जो शिक्षा थी वो हाई परिवार सोसाइटी को प्रदान की गई, क्योंकि ये शिक्षा पे खुद व्यय नहीं कर सकते थे, खुद करते तो कंपनी घाटे में चली जाती। तो इन्होंने क्या किया, उन्हीं को शिक्षा प्रदान की जिनके पास व्यय करने के लिए पैसा था, क्योंकि ये हमने इनकी जो हर एक रणनीति है वो एक कुशल यानी कुशल कंपनी वाले मैनेजर की होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो रणनीति अपनाई थी वो ये अपनाई थी कि अगर हम हाई सोसाइटी वाले लोगों को शिक्षा देंगे तो एक तो हमारी शिक्षा बिचेगी, और दूसरा क्या है कि वहाँ से ही निम्न सोसाइटी के लोग उसे ले पाएंगे, क्योंकि वो उनके घर में वर्कर होते हैं। जब हाई सोसाइटी की शिक्षा लेगी तो वो अप्लाई किन पे करेगी, निम्न वर्ग के लोगों पे, तो वो अपने आप शिक्षा का प्रसार पूरे में हो जाएगा अंग्रेजी का, बिना पैसा खर्च करे, और इन्हें सुविधा होगी, क्योंकि इन्हें हिंदी, इनका अंग्रेजी था इधर हिंदी था, तो इन्हें व्यापार में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। यही परिवर्तन हुआ सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हिंद चीन उपनिवेश था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका, तो कौन सा रहेगा? इंग्लैंड का। ठीक है, हिंद चीन उपनिवेश था तो किसका था? इंग्लैंड का। नील खेती के दो मुख्य आपकी ये है प्रणालियां थी, तो आपको याद रखनी है निज और रेयती। दोनों ही किससे जुड़ी हैं? नील खेती से। रेयती कहाँ थी? तो आपकी मद्रास में थी ये व्यवस्था, रेयतवाड़ी। ध्यान रखिए, रेयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ था? रेत कहाँ था? मद्रास में था, जहाँ सीधे कंपनी किनसे मिलती है? किसानों से, यानी कंपनी मिट्टी में मिल गई, याद रखिएगा। और निज ये किससे जुड़ी हैं? मतलब ये दोनों नील खेती से जुड़ी हैं। बिहार में कौन सी लागू था नील खेती के लिए? तो तिनकटिया। जमीन के तीसरे 3 हिस्से पर आपको नील खेती करनी ही करनी है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, कौन सी समस्या थी जिसका सामना उन्हें करना ही करना पड़ता था? तो वो थी उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी। ठीक है, यानी वो अपनी इच्छा से खेती नहीं कर पाते थे, उनकी गतियों का क्या प्रतिबंध लगा दिया था कि आपको ये करना ही करना है। यानी उन्हें रूल्स और नियमों में बांध दिया गया था। इसी समझिए कौन के नियम थे? वो थे ब्रिटिश सरकार के। उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपने खेतों में काम करना है, अपने खेतों में फसल उपजानी है। तो आई होप आज का आपको सेशन ये पसंद आया होगा। अगर इसके PDF की बात करें तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल की लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमने आज 10 यूनिट कवर कर ली हैं अब तक। सारी यूनिटों के आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जा रहे हैं, और अब तक की जितनी भी यूनिट हो चुकी हैं उनके भी नोट्स टेलीग्राम चैनल पर पड़े हैं। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।